वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार जो प्राइमरी टीचर्स का जो एग्जाम्स बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया था 24 अगस्त 2023 का यह क्वेश्चन है। इसका हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 104 तक का क्वेश्चन हम लोग जो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स पेपर है इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर जो है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है डिवाइस, इसका हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत विभव को मापने के लिए। दूसरा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है इसका हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत धारा जो होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को। वोल्टेमीटर जो डिवाइस है इसका हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत विभव, यानी जो दो पॉइंट है जैसे ए और बी, दो पॉइंट के बीच अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभव को अगर मापना है तो हम लोग वोल्टेमीटर डिवाइस को यूज करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि इसमें पोटेंशियोमीटर और वोल्टेमीटर यह दोनों जो डिवाइस है इसका उपयोग किया जाता है विद्युत विभव को मापने के लिए। अगला है 18वां नंबर जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वह किस तरह का मात्रा है? तो यह जो है सदिश मात्रा है। सदिश मात्रा यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया इसके पास क्या मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन दोनों होता है चुंबकीय क्षेत्र के पास, इसलिए यह सदिश मात्रा है। अदिश मात्रा जो होता है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन नहीं होता है, तो वैसे को हम लोग कहते हैं अदिश मात्रा। अगला 19 नंबर जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो यदि वह खड़े होने की स्थिति में है तो उस केस में यह पृथ्वी पर सबसे अधिक भार धकेल सकता है जब वह खड़े होने की स्थिति में रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़े होने की स्थिति। अगला जो क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा वैगनी, यानी कि जो वैगनी प्रकाश है वह सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है जब वह प्रिज्म से गुजरता है। यानी कि अगर कोई व्हाइट लाइट है वह अगर प्रिज्म से गुजर रहा है तो उस केस में क्या होगा, यह कोई अगर स्क्रीन है तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तित होगा यह होगा वायलेट यानी वैगनी, और सबसे जो कम होगा यह होगा रेड यानी लाल। और इस केस में जो है फॉर्मूला इसका होता है सबसे ज्यादा जो बेंड करेगा यानी जो बेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यह वेवलेंथ के, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा वह सबसे कम बेंड होगा और जिसके पास सबसे कम वेवलेंथ होगा वह ज्यादा बेंड करेगा लाइट। तो रेड लाइट जो होता है इसका हम लोग वेवलेंथ इसका ज्यादा होता है तो यह कम बेंड करेगा, वहां जो बैगनी जो प्रकाश होता है इसका वेवलेंथ कम होता है इसलिए यह ज्यादा बेंड करेगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बैगनी। अगला है 21वां नंबर जो क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो मिट्टी की जो तेल की सतह है वह उठ जाएगी। अगर कोई भी मिट्टी का तेल का जो बर्तन है इसमें अगर हम लोग बर्फ का एक टुकड़ा को अगर हम डालते हैं तो इस केस में क्या होगा, जो बर्फ इसमें पिघलेगा तो मिट्टी का जो तेल का सतह होगा वह उठ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला 22वां नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जो पीएच का मान है वह 7 से अधिक है, यानी कि बेसिक हो नेचर का होगा वह। तो इसका सही उत्तर है रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा जो है इसका पीएच का मान जो होता है वह 7 से ज्यादा होता है, यानी वह क्या होगा अल्कलाइन नेचर का होगा रक्त प्लाज्मा। वहीं जो गैस्ट्रिक जूस है या एसिड है तो इसका जो वैल्यू होगा पीएच का यह 7 से कम होगा। वहीं सिरका जो है वह भी एसिड है, इसका जो पीएच का मान होगा वह भी 7 से कम होगा। इसमें होता है 3 तरह का होता है, एक होता है पीएच का मान 7 से कम, pH = 7 और pH = ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। लेस देन 7 में क्या होता है एसिडिक होता है यानी अम्लीय, 7 का मतलब हो गया यह न्यूट्रल और ग्रेटर देन 7 हो गया अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब हो गया क्षारीय। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर है, एक सामान्य नेत्र लेंस है, इसकी नाभिक दूरी क्या होती है लगभग में? तो सही उत्तर इसका है 2 सेंटीमीटर होती है एक सामान्य
नेत्र लेंस है, यानी आंखों का जो लेंस है वह इसकी नाभिक दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर जो क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विरंजक चूर्ण, यानी कि इसका मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है विरंजक चूर्ण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 25 नंबर जो क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। यानी माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है 26 नंबर जो क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली क्या बात है? तो सही उत्तर इसका है एमीटर जो है इसको श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि एमीटर जो है इसको हम लोग श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में, और वोल्टमीटर है इसको हम लोग पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम ध्यान रखने वाली बात है कि एमीटर जो होता है इसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे और वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। यानी कि इसका हम लोग रासायनिक सूत्र देख लेंगे तो लोहे का बुरादा है यानी कि आयरन है, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसमें डालेंगे तो इसका जो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो होता है वह लिबरेट करेगा। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म होगा और आयरन क्लोराइड इसमें इसका उत्पादन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो सबसे उत्तम जो विधि है वह है वनारोपण। वनारोपण यानी कि एफॉरेस्टेशन। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वह है वनारोपण। यानी जितना ज्यादा अगर आप वन को लगाएंगे तो उतना ज्यादा वह बाढ़ को रोकने के लिए वह सबसे उत्तम विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा उत्तर, क्योंकि जिंक जो है वह सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है यानी रिएक्टिव है टीन की तुलना में। इसलिए हम लोग खाने का जो डब्बा होता है उसमें हम लोग टीन की परत चढ़ाते हैं जिंक के बजाय, क्योंकि जिंक जो है वह ज्यादा रिएक्टिव है टीन से। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी टीन की तुलना में जिंक जो है वह सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय के द्वारा क्या होता है? डिंब का निर्माण भी होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है और एस्ट्रोजेन का भी स्राव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें तीनों जो उत्तर है वह सही है। अंडाशय जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य होता है इसमें है अंडे का उत्पादन, हार्मोन संबंधी कार्य भी करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है, इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली जो है खट्टा होता है और यह होता है टार्टरिक अम्ल के कारण, यानी इमली में जो है टार्टरिक अम्ल है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल जो होता है वह दूध में होता है। तो याद रखिएगा इसको, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। अगला 32 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कॉलीफॉर्म जो होते हैं वह प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है कॉलीफॉर्म जो होता है वह एक बैक्टीरिया होता है जो कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा पद्मश्री बिमल पटेल जो है वह भारत का जो नया अभी संसद भवन बना है इसके वास्तुकार का नाम है पद्मश्री बिमल पटेल।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका सही उत्तर है 10 से 15% था। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत था 10 से 15%। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है वह ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्राप्त दिया है। ओबीसी का दर्जा ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश का जो सरकार है वह। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो यह थे मोरक्को के थे। इब्न बतूता एक मुस्लिम खोजकर्ता थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आए थे, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो यह जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है जो जम्मू और कश्मीर में यह बनाया गया है। और यह जो केबल स्टे रेल पुल है वह अंजी नदी पर है। यह क्या है? अंजी नदी पर स्थित है केबल स्टे रेल पुल। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो प्लांट है वह गुजरात में स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु जो प्लांट है वह स्थापित किया जाएगा या गुजरात में। यह जो प्लांट है वह वेदांता समूह और ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन जो कंपनी है ताइवान की है, इन दोनों के सहायता से इसका निर्माण किया जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इरविन। यानी कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? वह इरविन थे। और यह एक मात्र प्रयास था जिसमें कि एक अंग्रेज इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का यह सदस्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, यह तीनों इसमें शामिल हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ I2 जो है इसका मतलब हो गया भारत, इजराइल, और U2 का मतलब हो गया UAE, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो ये इसमें 4 देश है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है वह गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। राष्ट्रपति रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर जो क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है पापुआ न्यू गिनी में। यह जो तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच जो है इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था पापुआ न्यू गिनी में। और यह जो मीटिंग है इसका आयोजन हुआ था 22 मई 2023 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क जो शहर है यहाँ के रावन विल्सन जो है वह पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं न्यूयॉर्क शहर के। अगला है 44 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो सही उत्तर है यूएसए जो है वह यहाँ की संसदीय समिति जो है वह सिफारिश किया है कि भारत को नाटो प्लस जो समूह है इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर जो है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो सही उत्तर है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इनका जो उपन्यास है क्लिनिक फॉर द पास्ट यह उपन्यास है और यह बुल्गेरियाई लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है?
तो हाल ही में एलन मस्क जो है वह लिंडा याक्यारिनो को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किए हैं, लिंडा याक्यारिनो को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो सही उत्तर इसका अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की कुल, अगर हम लोग साक्षरता दर की बात करें तो वह था 61.80% था। इसमें अगर हम पुरुष की साक्षरता दर की बात करें तो यह 71.20% था। वहीं अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह 51.50% था। तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 51.50%। अगला है सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, वह जानी जाती है पेपर पेशी कलाकार के रूप में वह जानी जाती है सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर मेशी कलाकार के रूप में। 49वां नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो है वह निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो वह कदम्ब का जो पेड़ होता है इसकी पूजा करते हैं। मुंडा और संथाल जो आदिवासी हैं वह कदम्ब का जो पेड़ होता है इसकी पूजा करते हैं। और एक और पेड़ होता है महुआ, यानी महुआ और कदम का जो पेड़ होता है इसकी पूजा करते हैं मुंडा और संथाल आदिवासी। अगला है 50वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद का जो मौसम होता है इसमें मुख्य रूप से आलू, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, टमाटर, सोयाबीन और सूरजमुखी शामिल हैं। तो इसमें हो जाएगा खरबूजा सही हो जाएगा, तरबूज सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक इसमें जायद के मौसम में खेती की जाती है। जायद जो होता है मौसम वह रबी और खरीफ मौसम के बीच का होता है जायद मौसम। अगला है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक जो ऑप्शन है वह सही है। पहला जो ऑप्शन है पी तरंगे जो है वह अनुपस्थ तरंगे है, यानी कि यहाँ दिखा रहा है अनुपस्थ तरंगे का मतलब हो गया ट्रांसवर्स। पी तरंगे जो है यह लॉन्गिट्यूडनल तरंगे होती है, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। तीसरा है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों के द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो सही उत्तर है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। अगला है 52 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो लेक सुपीरियर है इसके संबंध में सही है? तो इसका सही उत्तर है यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा को बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह विश्व का सबसे खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो है सबसे बड़ा या मीठे पानी का झील समूह है लेक सुपीरियर, और सी भी इसका गलत हो जाएगा। तो यह जो है कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा को बनाती है। अगला क्वेश्चन है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र जो ग्रह है इसको आकार और माप में समानता के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा वेनेजुएला जो है वह अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, वेनेजुएला। और अमेजन नदी बेसिन है इसमें कुल 8 देश आते हैं, जिसमें कि आप देश का याद नाम रखिएगा कोलंबिया, दूसरा है बोलीविया, तीसरा है गुयाना, चौथे नंबर पर इक्वाडोर, पांचवें नंबर पर पेरू, ब्राजील, वेनेजुएला और लास्ट है सूरीनाम। यह कुल 8 देश जो है वह अमेजन नदी बेसिन का यह हिस्सा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वह पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले क्षोभ मंडल, इसके बाद आता है समताप मंडल, इसके बाद आता है मध्य मंडल, इसके बाद आता है ताप मंडल और सबसे बाहर का जो होता है वह बहिर्मंडल है। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे सही क्रम है या वायुमंडल की परतों का। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उगम है। स्थानांतरणशील कृषि यानी कि शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर होता है इसके
स्थानीय नाम और जो संबंधित देश है इसमें कौन सा जो युग्म है वह सही है। तो चेना जो होता है वह संबंधित है बांग्लादेश, यह सही है। मिल्पा जो होता है वह यह गलत है, यहाँ इसका देश हो जाएगा यूकाटन और हो जाएगा इसका ग्वाटेमाला। लदांग जो है वह मलेशिया सही है। जावा इंडोनेशिया, मलेशिया, लदांग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। सिर्फ ऑप्शन बी इसमें गलत है, इसमें ए और सी दोनों सही है। अगला है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो जैसे हम लोग यह ग्रीनविच लाइन है, इसके हम लोग यह पूर्व होगा या पश्चिम होगा। तो जैसे जैसे हम लोग पूर्व की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्लस होते जाता है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं वैसे वैसे माइनस होते जाता है। तो जैसे हम लोग 1 डिग्री अगर हम लोग मूव करेंगे तो 4 मिनट का हम लोग गेन होता है टाइम। अगर हम लोग पूर्व में जा रहे हैं तो हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो अगर हम लोग 30 डिग्री मूव कर रहे हैं तो 30 × 4 यानी कि 120 मिनट जो है यह आगे का समय होगा, यानी कि 2 घंटा है आगे होगा समय। तो दोपहर का यहाँ 2 बजेगा, क्योंकि अगर ग्रीनविच में 12 बजा है तो 2 घंटा आगे हो जाएगा, तो दोपहर का 2 बजेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम जो है वह महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है। तो सही उत्तर इसका होगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकने को हम लोग कहते हैं मल्चिंग। और मल्चिंग जो होता है इससे क्या होता है, वाष्पीकरण कम हो जाता है, और मल्चिंग का उपयोग किया जाता है नमी बनाए रखने के लिए। तो इसका सही उत्तर है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकने को हम लोग कहते हैं मल्चिंग। अगला है 60 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अब स्थितियों का सही युग्म कौन सा है। तो सुरमा घाटी जो है वह असम क्षेत्र, यह सही है। लूनेज क्षेत्र जो है वह गुजरात में सही है, और केजी बेसिन जो है वह पूर्वी तट क्षेत्र है। तो यह दोनों सही हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। असम में और भी है, जैसे डिगबोई क्षेत्र है, नाहरकटिया क्षेत्र है, मोरन हगरीजन क्षेत्र है, इसमें और अलग क्षेत्र है असम में। गुजरात में और क्षेत्र के बारे में बता देते हैं, एक है अंकलेश्वर, खंभात या लूनेज, अहमदाबाद और कलोल, नवगाम, कोसांबा, कथाना, बरकोल, महेसाणा, साणंद। यह कुछ जो है वह पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र हैं जो कि गुजरात में स्थित हैं। तो सही उत्तर इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो सही उत्तर है जगजीवन राम जो थे वह जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार बनी थी इसमें श्रम मंत्री जो बने थे वह थे जगजीवन राम थे, और इसमें सी राजगोपालाचारी जो थे वह उद्योग आपूर्ति मंत्री थे, सी राजगोपालाचारी। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह जो चंपारण कृषि कानून जो है यह अंततः पारित हुआ था 4 मार्च 1918 को। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ही इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस जो है वह द इंडियन स्ट्रगल के लेखन किए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है वह लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिए थे। तो सही उत्तर है इसका उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो थे वह कांग्रेस का जब गया अधिवेशन हुआ था इसमें भाग लिए थे, और जो गया सेशन हुआ था वह 1922 में हुआ था। तो इसे भी याद रखिएगा। इसमें क्या सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। एडवोकेट ऑफ इंडिया इसे जीपी वर्मा ने शुरू किया था, तो यह सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया जो था वह शुरू किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा।
लाला लाजपत राय के द्वारा यह शुरू किया गया था यंग इंडिया। और इंडियन स्पेक्टेटर जो है वह शुरू किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यह तीनों गलत है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर जो क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी 1938 में। तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर इसका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनिसेंसेस पुस्तक है, इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था यह 1930 में सही शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें कि बिहार के लोग जो थे वह चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो सही उत्तर इसका है अरुणा आसफ अली जो थी वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जो कि वयोवृद्ध महिला के रूप में यह विख्यात थी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अरुणा आसफ अली। अगला है किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो सही उत्तर है पूना। पूना जो है वहां पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। और होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी वह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, जो कि 2 चरणों में शुरू किया गया था होम रूल लीग। एक था अप्रैल में, दूसरा था क्या सितंबर में, पहला अप्रैल और दूसरा सितंबर में। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है यमुना कारजी भी है, राहुल सांकृत्यायन भी है, सहजानंद सरस्वती के द्वारा यह हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था वह शुरू किया गया था। तो इससे संबंधित तीनों लोग हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो सही उत्तर है ह्यूज रोज। ह्यूज रोज जो है वह श्रद्धांजलि देते हुए झांसी की रानी को यह कहे थे कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर क्वेश्चन है अगला है, 2 सूची दिया हुआ है, एक में नारों के नाम है और दूसरा है संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता है। तो पहला है गरीबी हटाओ, यह दिया गया था इंदिरा कांग्रेस के द्वारा, तो ए का है ऑप्शन नंबर 2। दूसरा है लोकतंत्र बचाओ, यह दिया गया था जनता दल के द्वारा, यानी बी का है 3। तीसरा है जोतने वालों को भूमि, तो यह दिया गया था वाम मोर्चा के द्वारा। तो सही उत्तर है सी का ए हो जाएगा इसका। चौथा नंबर जो है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव के द्वारा, यानी डी का हो जाएगा 4। तो इसमें हम लोग सही देख लेते हैं, ऑप्शन ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 4 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गरीबी हटाओ दिया गया था इंदिरा कांग्रेस के द्वारा, लोकतंत्र बचाओ दिया गया था जनता दल के द्वारा, जोतने वालों को भूमि दिया गया था वाम मोर्चा के द्वारा और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा दिया गया था एन.टी. रामाराव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका तीनों उत्तर सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन और द कॉमिंटर्न, यह तीनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो सही उत्तर हो जाए दीनदयाल उपाध्याय जो थे वह कहे थे कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की मुख्य मांग क्या थी?
तो इसका सही उत्तर है राजस्व में कमी भी मांग थी, बेगार का उन्मूलन भी मांग था। बेगार जो था वह ग्रामीणों के द्वारा बिना किसी भुगतान के जबरन श्रम कराने की एक प्रथा थी, जिसे हम लोग कहते हैं बेगार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दो यहाँ सही हो गया तो ऑलरेडी यह उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किए थे? तो सही उत्तर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। यह पुस्तक था जिसमें कि मॉन्टेस्क्यू जो थे वह सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन, यह द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो पुस्तक था इसमें किए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही उत्तर है रेलवे के मार्ग पर स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, क्योंकि उस समय मुख्यतः रेल मार्गों पर जो स्लीपर यूज होता था वह मुख्यतः लकड़ियों का होता था, इसलिए जंगलों का क्या डिफॉरेस्टेशन किया जाता था। दूसरा है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, यह भी सही है। सी जो है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो यह तीनों इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षित है, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो यह जो है अनुसंधान और विश्लेषण विंग का यह आदर्श वाक्य है। रॉ इंटेलिजेंस जो एजेंसी है रॉ इसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षित है। अगला है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो सही उत्तर है वरदोली सत्याग्रह गुजरात में। इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और यह जो सत्याग्रह था वह सफल रहा था। सही उत्तर इसका वरदोली सत्याग्रह गुजरात। अगला है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जो मंदी थी 1929 की, इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज था उसको गिरने से, यानी अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था वह गिरा था, इसके साथ यह मंदी की शुरुआत हुई थी और यह मंदी जो था वह भारतीय व्यापार को यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। तो यह सही है। और यह मंदी जो था वह भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया था। तो यह भी सही है और सी भी इसका ऑप्शन सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो सही उत्तर है इसे 1992 में निर्णित हुई थी। तो सही उत्तर है इसका 1992। अगला है, एंगस मेडिसन की जो पुस्तक है द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो सही उत्तर है 32% का अंशदान था। तो सही उत्तर इसका है 32%, यानी कि एंगस मेडिसन की पुस्तक है द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरियल स्टैटिस्टिक के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में जो है 32% का अंशदान था। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर है, दो सूची दिया गया है। सूची 1 में है भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम का नाम है और दूसरा है अधिनियमों से संबंधित वर्ष है। इसको हम लोग क्या सुमेलित करना है। तो विशेष विवाह अधिनियम जो है वह शुरू हुआ था 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम जो है वह शुरू हुआ था 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है यह शुरू हुआ था 1976 में। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वह शुरू हुआ था 1986 में। तो इसका हम लोग देख लेते हैं सूची कौन सा सही है। ए का ऑप्शन नंबर 2 है, बी का है ऑप्शन नंबर 4, ए का 2 है, बी का ऑप्शन नंबर 4 है, सी का
ए है, डी का 3 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं के द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका तीनों सही है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, यह सभी जो है वह संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो सही उत्तर इसका है उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो सही उत्तर है, यह पुस्तक लिखा गया था धर्मपाल के द्वारा। पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, यह लिखा गया था धर्मपाल के द्वारा। अगला है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो सही उत्तर इसका है, व्यक्ति की गरिमा को भी आश्वासित करता है, देश की एकता एवं अखंडता को भी करता है और नागरिकों के न्याय, उसकी स्वतंत्रता एवं समानता को भी करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, इनमें से किसने कहे थे कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो सही उत्तर है, एन.वी. रमन्ना जो थे वह कहे थे कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से यह ग्रसित है और इन्होंने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो सही उत्तर है फास्फोरस चक्र में। फास्फोरस चक्र है इसमें, गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र यह नहीं है, फास्फोरस चक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ है इसको कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वपोषी, कुछ जीवाणु भी इसके होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यह जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और अकार्बनिक पदार्थ को या कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं। अगला 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो सही उत्तर है पराबैंगनी विकिरण जो होता है इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। अगला 92 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है इसे जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। जो प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जैविक आवर्धन। अगला है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सही उत्तर है सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की वहन क्षमता जो है वह निर्धारित की जाती है सीमित संसाधन के द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन है मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है वह डिजीज है वह निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो यह नाइट्रेट के कारण होता है। मेथेमोग्लोबिनेमिया क्या है? मेथेमोग्लोबिनेमिया यह नाइट्रेट के कारण होता है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो सही उत्तर है पारितंत्र में जो है वह ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशिक जो है ऊर्जा का प्रभाव होता है। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में जो है इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। यानी कि पारितंत्र इकोसिस्टम में एक दिशिक यानी यूनिडायरेक्शनल ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो इसमें हो जाएगा जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव, यह तीनों जो है वह पारितंत्र का संघटक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। 97 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो सही उत्तर है मीथेन जो गैस है वह लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मीथेन गैस। अगला है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही उत्तर है पादप, हिरण, शेर। तो इसमें से जो है पादप, हिरण, शेर जो है वह जंगल में
आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो इन तीनों के द्वारा यानी जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी या तीनों की क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होता है जो प्लास्टिक है वह। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर है। अगला है 100वां नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं यह शामिल हैं। तो इसमें सौर सेल सही है, पवन चक्कियां भी सही है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। यह जो है कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, यह तीनों जो है सौर सेल, पवन चक्कियां और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन जो है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आहार जाल। आहार श्रृंखला में जो है शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है आहार जाल। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, जो हरे पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% जो है भाग ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सही उत्तर इसका है 1%। 103 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो सही उत्तर है इसका सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन था, इसको मजबूती मिला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और चिपको आंदोलन था इसका शुरुआत हुआ था 1973 में। अगला है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो वह होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी जो होते हैं वह आहार श्रृंखला में या प्रथम पोषी स्तर पर यह मौजूद होते हैं। स्वपोषी जो होते हैं वह खुद से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो जनरल स्टडी जो पेपर था, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 104 तक का क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बचा हुआ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का बीपीएससी टीआरई 1.0 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।